नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तंतु से वस्त्र तक हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशंस में ये पार्ट को समझा और अभी एक हमने सेशन इसके प्रश्न और उत्तर पर ले लिया है। ये दूसरा हम और आगे के प्रश्न और उत्तर ले रहे हैं। तो जो आपने पहले जो प्रश्न पढ़े थे उसके उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गए हैं और बहुत कुछ याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आज हम का सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़े से और प्रश्न और उत्तर साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा पहला प्रश्न आ रहा है वो है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से हम तागा किस प्रकार निर्मित कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा लंबा आंसर है, तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे और आप इसको आसानी से याद भी कर सकेंगे। तो तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई। ठीक है, देखिए एक हमारे सत्य असत्य में पूछा था कि कताई क्या है? ये कपड़ा बनाने की विधि है। कताई कपड़ा बनाने की विधि नहीं है, कताई है तंतुओं से तागा बनाने की विधि। याद रहेगा ये। इस प्रक्रिया में हम कपास के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तो यहाँ पे आप क्या है, जो हमारा कपास, जो हमारा रुई है, उससे क्या करते हैं? हम रेशे खींचते हैं और रेशों को जब हम खींच रहे होते हैं तो उनको, जैसा मैं याद है मैंने बताया था, ऐंठते हैं। और ऐसा करने से जितने रेशे दूर दूर नहीं रहते वो आपस में मिल जाते हैं और उनके अंदर एक ताकत आ जाती है। ठीक है। और कताई के लिए हम लोग तकली और चरखे ऐसे उपकरणों का हम उपयोग करते हैं। और जब अगर हमें बड़ी पैमाने पर करनी होती है तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मशीन का। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप एक एक स्टेप करके समझेंगे आपको ये उत्तर एकदम याद हो जाएगा कि ये तागा बनाने की प्रक्रिया है। इसमें हम कपास के पुंज को एक साथ उसके धागों रेशों को खींचकर ऐंठते हुए खींचते हैं कि वो सारे आपस में पास में आ जाए। और ये हमारा तकली या चरखे से काम होता है। और अगर हमें बड़े पैमाने पर करना होता है, ये मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये एक प्रश्न और आपका जो पाठ के पीछे था वो मैंने बताया। अब ये थोड़े से मैंने अपनी तरफ से प्रश्न रखे हैं और उनके उत्तर भी दिए हैं। तो आप खाली जो पीछे दे रखे होते हैं उन पर नहीं ध्यान रखिए, थोड़े से और भी प्रश्न सोच सोच के उनके उत्तर करेंगे, क्योंकि आपका जब एग्जाम होता है तो टीचर क्या करती है? पाठ के बीच में से भी प्रश्न देती है। तो चलिए, अगर अब यही एक प्रश्न आ गया, तकली किसे कहते हैं? तो देखिए जो हमने वहां लिखा, अब हमने कहा कि वो तकली के द्वारा बनता है, हम वो धागे बनाते हैं। तो अब अगर यही आपसे प्रश्न पूछा जाए तकली किसे कहते हैं, तो कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तो कताई के लिए, ठीक है। और अभी हमने जब पढ़ा था तो हमने पूछा था कताई कैसे होती है। तो बस यही उलटफेर करके प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन जहां थोड़ा सा उल्टा करा वहीं पे हम बच्चे परेशान हो जाते हैं, यह प्रश्न कहाँ से आया। तो आप कभी कभी उत्तर एक प्रश्न के रूप में बन जाता है और जो प्रश्न होता है वो उत्तर रूप में हो जाता है। फिर एक और है, बिना सिले वस्त्रों के नाम लिखिए जो आज भी हम पहनते हैं। पढ़ा था ना हमने, है ना? वो क्या थे? साड़ी था, पगड़ी थी, धोती थी, लुंगी थी। ये जो वस्त्र हैं, क्या हमें इन्हें सीना पड़ता है ना? तो ये हमें सीना नहीं पड़ता है, तो ये बिना सिले वस्त्रों में इनका नाम आ जाता है। और इसी पे ही प्रश्न और बन सकते हैं कि अगर वो ऐसे भी कर सकते हैं कि साड़ी आपका, कुर्ती आपका, वो कुछ कुर्ती हो गई आपका, ये शर्ट हो गई ऐसे, या पैंट हो गई ऐसे नाम लिखे और उसमें से पूछ सकते हैं इनमें से अलग कौन सा है।
तो उसमें हम कहेंगे साड़ी अलग है क्योंकि बाकी सारे सिले हुए वस्त्र हैं और साड़ी बिना सिला वस्त्र होती है। तो देखिए सामने के सामने हमारे कितने भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जूट पटसन बनाने के लिए पादप के तनों को किस में रखते हैं और क्यों? देखिए कहीं भी प्रश्न में ये आपसे जो बुक के पीछे था ये नहीं पूछा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। तो पादप के तनों को कुछ समय के लिए जल में रखते हैं और ऐसा करने पर, क्योंकि इसमें पूछा है क्यों रखते, कहाँ रखते हैं और क्यों रखते हैं, तो इसमें हम इसलिए रखते हैं कि तने जो हैं वो गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा हम उन्हें पृथक कर सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं अलग कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो आपको याद होना चाहिए कि जो जूट बनता है वो कैसे बनता है ना? तो वो तब बनता है जब उसके तनों को हम पानी में थोड़े समय के लिए रखते हैं और जो उसके जो हमें जो तंतुओं को अलग करते हैं वो सारा हम हाथ से करते हैं। ये भी एक इसकी बहुत यूनिक चीज है। फिर चौथा प्रश्न है, कपास की पैदावार के लिए किस प्रकार का पर्यावरण अनुकूल है? आपको याद होगा ये मैंने स्पेशल आपको ये चीज समझाई थी कि कपास की पैदावार के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए? काली। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल और जलवायु उष्ण होनी चाहिए। तो जहां पर भी आपको आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि काली मृदा किस प्रकार के पादप की पैदावार के लिए अच्छी है, जूट या आपकी कपास? तो कपास। तो देखिए प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न ऐसे हो सकता है। हमें ऊन किन किन जंतुओं से मिलता है? तो ये भी मैंने पढ़ाते हुए आपको समझाया था कि हम भेड़ का तो नाम जानते हैं लेकिन उसके अलावा भी हमें और जानवरों के नाम मालूम होने चाहिए। तो उसमें नाम आ जाता है बकरी, याक, खरगोश तथा ऊंट। ये यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, खरगोश तथा है यहाँ पे, ता लिख लीजिए और यहाँ पे आ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। खरगोश तथा ऊंट आदि जंतुओं से मिलता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ता लिखिए, तथा और यहाँ पे आदि जंतुओं से मिलता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने थोड़े से और प्रश्न देखे, उनके उत्तर को समझा और इस प्रकार हमने देखा कि कैसे जैसे जैसे हम पाठ पढ़ते चले जाते हैं अपने आप हमारे मन में प्रश्न उठने चाहिए और वो प्रश्न के हमारे उत्तर भी तैयार होने चाहिए। और जितने हम ऐसे प्रश्न और उत्तर करेंगे हमारा पाठ तैयार होता चला जाएगा, हमें पाठ और समझ में आता जाएगा और हम जब एक पाठ तैयार कर लेते हैं, जब पूरा समझ में आ जाता है तब हम दूसरे पाठ पर जाते हैं। तो ऐसा ही अब हम भी करेंगे क्योंकि आज हमारा ये पाठ भी खत्म हो गया और इसके प्रश्न और उत्तर भी आज हमने खत्म कर दिए। तो अगले सेशन में एक नए पाठ के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी। क्या करना है आपको? जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना है और अगले सेशन के लिए तैयार रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। बाय।